नमस्कार। बेताल 25 की 15वीं कहानी के साथ मैं प्रतिभा। कहानी का शीर्षक है शशि प्रभा किसकी पत्नी। इस कहानी में राजा विक्रमादित्य अपनी मेधा से पहेली को हल करता है कि मनह स्वामी और शशि में से राजकुमारी शशि प्रभा किसकी पत्नी है। रत्नावती और चोर की पहेली का उत्तर पाकर बेताल उड़ गया। पहले की ही भांति राजा विक्रमादित्य पुनः उस शिंशपा वृक्ष के पास जा पहुंचा, बेताल को उतारकर कंधे पर डाला और खामोशी से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर बेताल ने मौन भंग करते हुए कहा, राजन, सचमुच ही तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे श्रम को भुलाने के लिए इस बार मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ, किंतु शर्त वही रहेगी कि कथा के दौरान तुम मौन धारण किए रहोगे। यदि तुमने मौन भंग किया तो मैं पुनः अपने स्थान पर लौट जाऊँगा। विक्रमादित्य ने सहमति जताई तो बेताल ने उन्हें कथा सुनाई। नेपाल में शिवपुर नाम का एक नगर था। वहाँ यशकेतु नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा अपने नाम के अनुसार ही यशस्वी था। राजा यशकेतु की रानी का नाम था चंद्रप्रभा। रानी चंद्रप्रभा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया शशि प्रभा। जब वह कन्या युवती हुई तब एक बार बसंत ऋतु में यात्रा उत्सव देखने के लिए राजा अपनी रानी एवं कन्या सहित यात्रा का मेला देखने के लिए निकले। उस मेले में एक धनी बाप का बेटा मनह स्वामी नाम का एक ब्राह्मण भी आया हुआ था। मेले के एक भाग में फूल चुनने को उद्यत उसने शशि प्रभा को देखा तो उस पर मोहित हो गया। शशि प्रभा ने भी जब उसको देखा तो यही हाल उसका हुआ, वह भी उस पर मोहित हो गई। जब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे उसी समय हाय हाय का शोर सुनाई दिया। क्या हुआ यह जानने के लिए कंधे उचकाकर जब उन दोनों ने देखा तो उन्हें दौड़कर आता हुआ एक उन्मत्त हाथी दिखाई पड़ा। किसी दूसरे हाथी की गंध पाकर वह हाथी उन्मत्त हो गया था जो अपने खूंटे को उखाड़कर वृक्षों को रौंदता हुआ उसी दिशा में आ रहा था। उस पर महावत का एक अंकुश भी लटका दिखाई दे रहा था। उसे देखकर भय से घबराए हुए राजकुमारी के अंगरक्षक भाग निकले। तब मनह स्वामी ने दौड़कर अकेले ही राजकुमारी को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और हाथी की पहुंच से बहुत दूर उसे ले गया। जब उसके रक्षक निकट आए तो उन्होंने मनह स्वामी की बहुत प्रशंसा की और राजकुमारी को उसके महल में ले गए। जाती हुई राजकुमारी बार बार पलटकर मनह स्वामी को देखती जाती थी। अपने महल में विकल होकर वह अपने प्राण रक्षक का स्मरण करती रहती। राजकुमारी अपने अंतःपुर में चली गई। यह देखकर मनह स्वामी भी उस उद्यान से लौट आया और उत्कंठित होकर सोचने लगा, इसके बिना अब मुझे जीने का उत्साह नहीं रहा। वह अपने सिद्ध और धूर्त गुरु मूलदेव के पास पहुंचा। मूलदेव अपने शशि नामक एक मित्र के साथ रहता था। उन्होंने माया के अद्भुत मार्ग सिद्ध कर लिए थे, अतः उन्हें मायावी शक्तियों का बहुत ज्ञान था। मनह स्वामी ने उनके पास जाकर जब अपनी समस्या बताई तो मूलदेव ने उसे पूरा करने का आश्वासन दे दिया। अनंतर धूर्त शिरोमणि उस मूलदेव ने अपने मुंह में एक मंत्र सिद्ध गोली डाल ली और अपने को एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बदल लिया। एक दूसरी गोली उसने मनह स्वामी के मुंह में डालने को दी, जिससे वह एक सुंदर कन्या बन गया। मूलदेव मनह स्वामी को लेकर उस राजकुमारी के पिता के पास पहुंचा और उसके पिता से बोला, राजन, मेरा एक ही पुत्र है। मैं उसके लिए दूर से मांगकर इस कन्या को लाया हूँ, किंतु इसी बीच मेरा पुत्र न जाने कहाँ चला गया है। मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, अतः इस कन्या को आप अपने पास रख लें। आपके विश्वास पर इसे आपके आश्रय में रखकर मैं अपने पुत्र को ढूंढ कर ले आऊँगा। यह सोचकर कि इनकार करने पर कहीं यह सिद्ध पुरुष क्रुद्ध होकर कोई शाप न दे दे, राजा यशकेतु ने उसकी बात स्वीकार कर ली और अपनी कन्या शशि प्रभा को बुलाकर कहा, बेटी, तुम इस कन्या को अपने महल में ही रखना और इसका हर तरह से ख्याल रखना। इसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे भली भांति पूर्ण करना। राजकुमारी ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और वह कन्या बने मनह स्वामी को अपने राजमहल में ले गई।
महल में आई इस कन्या के साथ राजकुमारी थोड़े ही दिनों में हिल मिल गई और उस पर सखियों जैसी प्रीति तथा विश्वास करने लगी। एक बार रात के समय जब कन्या के वेश में अपने को छिपाए हुए मनह स्वामी राजकुमारी की शैया के निकट ही एकांत में सोया हुआ था, तब उसने विरह से व्याकुल राजकुमारी से, जो अपनी शैया पर लेटी हुई थी, पूछा, सखी, तुम्हारी कांति पीली पड़ गई है, तुम दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही हो। शशि प्रभा, तुम ऐसी दुखी प्रतीत हो रही हो जैसे अपने प्रियतम से तुम्हारा बिछो हो गया हो। मुझे सारी बात सच सच बताओ, क्योंकि सखियों से दुराव उचित नहीं होता। यदि तुम मुझे सारी बातें सच नहीं बताओगी तो मैं अंजल त्याग कर आमरण अनशन शुरू कर दूंगी। यह सुनकर राजकुमारी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सखी, भला तुम पर अविश्वास कैसा? तुम अगर जानना चाहती हो तो सुनो। एक बार मैं बसंतोद्यान में होने वाली यात्रा देखने गई थी। वहाँ मैंने एक सुंदर ब्राह्मण कुमार को देखा। उसकी सुंदरता से मैं उस पर मोहित हो गई। मैं उसके चेहरे को एकटक देख रही थी, तभी काल मेघ के समान चिंगाड़ता हुआ एक हाथी वहाँ आया। उसने अपना बंधन तोड़ दिया था। उस हाथी के माथे से मद जल झर रहा था। उस विशालकाय हाथी को देखकर मेरे अंगरक्षक भाग खड़े हुए थे। मैं भी बेहद भयभीत हो उठी। तभी तीर के समान वह ब्राह्मण कुमार मेरी ओर लपका और मुझे अपनी बाहों में उठाकर हाथी की पहुंच से बहुत दूर ले गया। तभी मेरे रक्षक आ पहुँचे और मैं लाचार होकर उनके साथ वापस महल चली आई। तभी से अपनी रक्षा करने वाले उस युवक को मैं सपनों में देखती रहती हूँ, किंतु मैं अभागिनी उसका नाम आदि न जानने के कारण उसे पा नहीं सकती। इस तरह प्रियतम के विरह की आग मेरा हृदय जलाती रहती है। राजकन्या की इन बातों से कन्या का रूप धारण किए हुए उस ब्राह्मण युवक मनह स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे लगा जैसे किसी ने अमृत रस पिला दिया हो। उसने कृतार्थ होकर और अपने को प्रकट करने का अवसर जानकर अपने मुंह से गोली निकाली और अपना असली रूप धारण कर लिया। उसने कहा, हे चंचल आँखों वाली, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे उस उद्यान में दर्शन देकर तुमने खरीद लिया था। हे सुंदरी, पल भर के परिचय के बाद ही तुमसे अलग होने पर मुझे जो कष्ट हुआ, उसी का यह परिणाम है कि मुझे स्त्री का रूप धारण करना पड़ा है। अतः मेरी और अपनी इस असहाय विरह व्यथा को दूर करो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पास आ गया हूँ। अपने प्रियतम को सामने पाकर शशि प्रभा भाव विह्वल हो उठी और प्रसन्नता से मनह स्वामी से ऐसे चिपक गई जैसे कोई लता वृक्ष से चिपकती है। उन्होंने उसी समय गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और पति पत्नी की तरह रहने लगे। इस प्रकार सफल मनोरथ वाला वह मनह स्वामी 2 रूप धारण करके राजमहल में ही रहने लगा। दिन में गोली मुंह में डालकर वह स्त्री बन जाता था और रात को गोली निकालकर पुरुष। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मृगांक दत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधार ब्राह्मण कुमार के साथ वहाँ गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रीझ गया। विवाह होने पर वह मृगांक दत्ता को घर तो ले आया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए ही व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल कि ना दे तो दीवान का लड़का मर जाए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी कि चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका यह पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, जब तक वह उससे बात नहीं करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसे मृगांक दत्ता के पास छोड़ तीर्थ यात्रा चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मृगांक दत्ता को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। शाप के डर से राजा ने कहा,
वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दें। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया है। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम ही बताओ, मेरा संशय दूर करो कि वह राजकुमारी वस्तुतः किसकी स्त्री हुई। यदि तुम जानते हुए भी मेरा संशय दूर नहीं करोगे तो तुम्हें पहला वाला ही शाप लगेगा। अपने कंधे पर स्थित बेताल की यह बात सुनकर विक्रमादित्य ने उससे कहा, बेताल, मैं समझता हूँ कि न्यायतः वह राजकुमारी शशि की ही स्त्री मानी जाएगी, जिसे उसके पिता ने सबके सामने शशि के साथ ब्याहा था। मनह स्वामी ने तो चोरी से गंधर्व विवाह के द्वारा राजकुमारी शशि प्रभा को पाया था। पराये धन पर चोर का न्याय संगत अधिकार कभी नहीं होता। राजा की ये न्याय संगत बातें सुनकर बेताल संतुष्ट हुआ और पहले की ही भांति उसके कंधे से अचानक उतरकर पुनः अपनी जगह चला गया। राजा भी उसे लाने के लिए पुनः वापस लौट पड़ा। अगली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।